फिर जो वाकई में एक लॉ आया, वो आया फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस लॉ की बेस के ऊपर जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तकरीबन खड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि भाई चौड़े में आ गए कि भाई अब तो इंजीनियर बन के निकल गए और फील्ड पे गए तो उसने किसी ने भी सीधा कर दिया। और जो हमारे कंप्यूटर साइंस के जो दोस्त होते हैं वो तो बताते हैं कि भाई ये तो ऐसी फील्ड है कंप्यूटर साइंस कि इसमें तो हर साल जो है ना कहानी तब्दील होती रहती है, इसके अंदर कोई नई चीज आ रही होती है। हमारे तो सिस्टम्स फिर भी ऐसे हैं कि 50-50 साल 60-60 साल चल सकते हैं। उस ऑथर ने क्या किया कि एग्जाम्पल लिखी और लिखा कि आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन वी गेट द रिजल्ट। खत्म, सवाल खत्म। अब बच्चे परेशान, यार ये इंटीग्रेशन से जवाब कैसे आएगा। उसने तो बस लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन लिख के तो छुट्टी कर दी। अब वो किताब वाला भी जो ना जिसको लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन लिख रहा है वो प्रैक्टिकली करना कितना मुश्किल होगा। तो मुझे पूरे 4 साल की डिग्री में दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक्स एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट माइंड बॉगलिंग टॉपिक्स। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ एप्लीकेशंस आई ना तो इन्होंने दुनिया का गेम ही बदल दिया। अब सवाल ये था कि इसको वो करूँगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में समराइज करूँगा 2-3 थ्योरी का कॉन्सेप्ट्स में और कुछ एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट्स में, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए से, या ये कह लें कि उन कॉन्सेप्ट्स ने जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उन्होंने दुनिया का गेम बदल दिया। उसमें एक कॉन्सेप्ट मैक्सवेल की इक्वेशंस। मैक्सवेल की जो इक्वेशंस थी ना उसने सबसे पहले आके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, वो बात हो गई। फिर जो वाकई में एक लॉ आया, वो आया फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस लॉ की बेस के ऊपर जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तकरीबन खड़ी हुई है। और भी चीजें, मगर जो मेन इलेक्ट्रिकल पावर की जो पूरी डोमेन है वो इस लॉ के ऊपर खड़ी हुई है। फैराडे ने जो 2 लॉ दिए ना अपने, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इन चीजों को अप्लाई किया किसने? इन चीजों को अप्लाई किया निकोला टेस्ला ने, और उसने ट्रांसफॉर्मर्स बना दिए। उसने ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट दिया और उसकी एप्लीकेशन को मार्केट में लॉन्च कर दिया। अच्छा, उस जमाने में एक डिबेट ये भी चलती थी यार के डीसी में पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाए या एसी के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाए। अब ये बड़ा वो था, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसमें हिस्ट्री ये लोग मरे थी, हुए हैं। वो तो हाँ ये मुझे खैर नहीं पता नहीं लोग मरे हैं या नहीं। निकोला टेस्ला भी तो खुदकुशी कर ली थी इसी डिबेट की वजह से। इसी डिबेट की वजह से? अच्छा, जो जितनी मेरी नॉलेज है ना इसमें इसमें ये हुआ था कि जो थॉमस एडिसन था, इसका डीसी सिस्टम था। उसका ये मानना था कि डीसी के ऊपर पावर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट की जाए। मसला ये है कि पावर जो है ना, मैकेनिकल पावर की हम बात कर रहे हैं, अगर मैकेनिकल पावर फॉर एग्जांपल आप अपने घर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, सही है, और आपको अपने सामने वाले घर में लेके जानी है, सही है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? मैकेनिकल पावर। हाँ, मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट करना। मोटर तो खैर इलेक्ट्रिकली चलेगी, क्या होगा? शाफ्ट होती शाफ्ट है, हो गया यहाँ से। सिंपल सी एक चीज है शाफ्ट। मतलब आप किसी भी पावर को मैकेनिकली ट्रांसमिट करने के लिए आपको शाफ्ट चाहिए। सही है, अब मसला ये है कि लोगों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, डिमांड्स बढ़ रही हैं, और लाइट बल्ब्स उस वक्त तक दुनिया में आ चुके थे, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड्स भी बढ़ रही थी लोगों की। सही है, क्योंकि डीसी में जो ड्रॉबैक था ना वो ये था कि आप डीसी में वोल्टेज ऊपर जाने का उस वक्त तक कोई तरीका नहीं था। मॉडर्न सिस्टम में अब तरीके आ गए, सही है। उस वक्त तक कोई तरीका नहीं था कि डीसी में आप पावर डाउन कर सकते। स्टेप अप करके बहुत हाई वोल्टेज पे ले जाओ। उस वक्त तक ये कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं आया था। मगर टेस्ला ने क्या किया, वो फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के लॉ को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफॉर्मर बनाया। अब ट्रांसफॉर्मर से पावर जनरेट हो रही है किसी दूर इलाके में, फिर आपने उसको आगे ट्रांसफॉर्मर लगा के स्टेप अप कर दिया, फिर आप उसको लेके आ गए शहर में, सही है, और वहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये सिस्टम कामयाब हो गया, इसीलिए टेस्ला का जो है बहुत बड़ा
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मकाम है कि उसने ट्रांसफार्मर बनाया था। सही हो फिर उसने जो फराडे के लॉ को दोबारा इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल किया मोटर्स के अंदर। उसने एक इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट दिया, और इंडक्शन मोटर्स बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है जितने भी सिस्टम्स चल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर उनका। उसने दो फेज से जो है ना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की, जिसकी वजह से एक उसकी जो शाफ्ट थी मैकेनिकल, वो रोटेट करना शुरू हो गई। सही है दो फेजेस को यूज किया, जैसे हम सुनते होंगे 3 फेज मोटर्स। 3 फेज से भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो ये क्या, उसकी ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और ये बेस किसके ऊपर करता था? वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो फैराडे ने दिया। फैराडे ने दिए थे, और उसके भी बैक एंड पे चले जाए तो मैक्सवेल की इक्वेशंस थे। दूसरी बात ये थी कि एक और जो, बाय द वे, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये इंजीनियरिंग का। सही है इसमें दो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जो आपने भी पढ़े होंगे, एक है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हाँ और एक है फोरियर Fourier। सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सही हो गया वैसे अपनी बात करूं तो मुझे पूरे 4 साल की डिग्री में दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक्स एंड द सही मोस्ट है इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट माइंड बॉगलिंग टॉपिक्स। मतलब फोरियर सीरीज ने बेसिकली, इस कॉन्सेप्ट ने आगे जितने भी सिग्नल प्रोसेसिंग है, ये जो ऑडियो माइक पे मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे एनालॉग सिग्नल है जा रहा है, डिजिटल डिजिटल सिग्नल, सही हो गया जितनी भी सिग्नल प्रोसेसिंग है वो इस फोरियर सीरीज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करती है। तो कैसे मतलब फोरियर सीरीज से कैसे हो रहा है मतलब एक फोरियर सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल, सही है वो उसको हम साइंस, इन्फिनिट नंबर ऑफ साइंस और कोसाइंस के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मतलब ये कि एक किसी भी वॉइस सिग्नल के अंदर सही या है किसी भी इमेज सिग्नल के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसीज मौजूद है, ये आपको पता चल जाता था सही है फोरियर के सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की वजह से। अच्छा ये जो कैसे अभी कुछ देर पहले हमारी बात भी हो रही थी इस पे, तो मतलब कोई भी सिग्नल है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज मौजूद है, तो उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके फिल्टर्स भी बनते हैं, एनालॉग फिल्टर्स और डिजिटल फिल्टर्स, जिनकी आप अभी बात कर रहे थे। वो जो एआई भी पास यूज टाइम करता है वो सब उसके बैक एंड पे ये। तो फिल्टर डिजाइनिंग में भी, तो जितने सिग्नल प्रोसेसिंग और इसकी फील्ड है ना, इसमें भी दो फील्ड आ जाती है, पर एक एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग और एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। सबके पीछे यही कॉन्सेप्ट है। सही है और डिजिटल बेसिकली एनालॉग के पैरेलल में एक और दुनिया है डिजिटल, कैसे जिसमें आप स्विच कर जाते हो। कभी आप एनालॉग में आ जाते हो, आपको एनालॉग में ज्यादा फायदा लग रहा होता है, कभी आप डिजिटल में चले जाते हो, आपको डिजिटल में ज्यादा फायदा लग रहा होता है। तो इसी फोरियर सीरीज का जो एडवांस वर्जन था वो था फोरियर ट्रांसफॉर्म, और उसको जब डिजिटल दुनिया के अंदर लाया गया तो वो बन गया डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। सही तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो बेसिकली, ये तो इसने अपने ऊपर एक फील्ड को खड़ा कर ही दिया, मगर इसमें जो रेवोल्यूशन आया वो आया 1960s के अंदर। एक वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब पर, उसमें उन्होंने बताया कि बाय द वे ये चीज हमने पढ़ी भी है अपने उसमें थ्योरी में। उन्होंने जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म था, ये जो फोरियर का कॉन्सेप्ट था डिजिटल दुनिया में, इसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया और बनाया फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। मसला ये खड़ा हुआ था कि जितने अर्थक्वेक सिग्नल्स आते थे, जब अर्थक्वेक आता था तो बहुत हैवी किस्म का सिग्नल जनरेट होता था, सही है और फिर उसके ऊपर मतलब एनालिसिस करने के लिए टाइम लग जाता था, क्योंकि उस वक्त सिस्टम जो है सारे पुराने एल्गोरिथम्स पे चल रहे थे, पुराने तो एल्गोरिथम से मुराद वो बहुत स्लो थे। नहीं वो स्लो थे लेकिन वो किस पे बेस्ड थे वो इसी पर डिस्क्रीट फोरियर अच्छा ट्रांसफॉर्म। अच्छा अच्छा, सही है तो इसमें रेवोल्यूशन तब आया जब इन्होंने इस एल्गोरिथम को रीडिफाइन किया और फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाया। ओ, मतलब जितने नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ते जाएंगे, दिस द डिफरेंस in speed of both algorithm will get more and more larger सही as the number of sample increases. Like for 1000 samples, 1024 samples, FFT is 1000 times faster than एफएफटी fast अच्छा Fourier अच्छा transform. सही सही इंसाइड हो गया वो 1000 times faster था पिछले एल्गोरिथम से अपने, for 1024 samples. अब जैसे सैंपल बढ़ेगा वो उतने टाइम्स फास्टर ज्यादा होता जाएगा। प्रोसेसिंग कर लीजिए आप सोचो कि मतलब कितना बड़ा ये वो था, रेवोल्यूशन था रेवोल्यूशन था इतना बड़ा ये,
कि इसने प्रोसेसिंग को नॉट ओनली 1000 टाइम्स, मगर एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस इट विल गेट मोर एंड मोर फास्टर। अच्छा मतलब तेज होता जाएगा उसमें। हाँ, जितने सैंपल साइज इंक्रीज होगा सही। कंपैरिजन में, तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। इसके बाद जो है ना सिग्नल प्रोसेसिंग अलग ही लेवल पे चली गई, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। उसके बाद कंप्यूटर्स आ गए, सारी इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, सही। सब जो है ना मतलब बहुत फास्ट हो गई। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे और उसकी एप्लीकेशंस थी जिन्होंने, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डोमेन में ये चीजें तो इन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया दुनिया को। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ये तो बस जस्ट मैंने आपको कुछ सरफेस लेवल की चीज बताई है। तो अच्छा वो जो आप मुझसे कह रहे थे कि बंदे जो मरे थे, हम्म। तो उसमें सीन ये हुआ था कि टेस्ला और दूसरा कौन था, एडिसन। एडिसन। एडिसन की डिबेट चल रही थी और वो बहुत हैवी लेवल, स्टेट लेवल पे डिबेट चल रही थी। समझ ले दो साइंटिस्ट हैं, स्टेट लेवल पे डिबेट्स एडिसन वगैरह। का तो बहुत इन्फ्लुएंस भी था। एडिसन का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा था। तो उसमें क्या हुआ, एडिसन ने कहा कि एसी जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हाँ। एसी जो है लोगों को मार सकता है। और उसने ये मशवरा दिया स्टेट जो थे, उसने कहा कि जो कैदियों की जो सजा है, सजाए मौत, तो उसको जो है वो एसी के जरिए से सजाए मौत दी जाए और देखें कितना खतरनाक है ये। हाँ। और कितनी जल्दी बंदा मर जाता है इससे। अब क्या हुआ, सजाए मौत वाला बंदा लेकर है उसको, उसको जो है एसी के जरिए से झटके दिए। अच्छा, और वो ये तो सुना है हाँ 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 टेस्ट, एडिसन करप्ट आदमी था, हाँ हाँ इसने हाँ करप्शन भी बहुत हाँ की, हाँ हाँ। इसने करप्शन भी बहुत की, मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इसने जो ना मतलब इस लेवल पे भी आ जाएगा। तो उसके एसी के जरिए से वो बंदा जो है वो 4 मिनट बाद जाके मरा। मतलब उसने जितना ज्यादा प्रोजेक्ट किया था ना कि 1 सेकंड में मर जाएगा बंदा और जो है इतनी जल्दी मर जाएगा, 4 मिनट बाद जाके वो बंदा मेरा एसी के झटकों से। और उसकी वजह से फिर हेडलाइंस बनी कि भाई ये मतलब सबसे ज्यादा अजियतनाक मौत इस वक्त की जो है वो सजाए मौत जो है वो डिक्लेयर हुई। सोचे झटके दिए जा रहे हैं उसको 4 मिनट बाद जाके, 4 मिनट तक मारने वाले झटके दिए जा रहे हैं। तो ये था। फिर उसके बाद उसमें ये भी था कि टेस्ला ने जो है फिर ये दिखाया लोगों को, मतलब इतनी ज्यादा जो उसकी जो बैड प्रोजेक्शन की गई एडिसन की तरफ से, फिर टेस्ला ने जो है वो रबड़ के जूते पहन के सबके सामने नंगे तारों पे हाथ लगाया बिजली के। इस लेवल तक जाके सोच रहे हैं कितनी हैवी लेवल डिबेट हो रही है पब्लिक के अंदर। उसने नंगे तारों के जो मतलब समझ लीजिए जो होते हैं, उसने रबड़ के जूते पहने, प्रूव करना चाह रहा था कि हाँ ओवर प्रोटेक्शन के हाँ साथ जो है हाँ आपको कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही है। तो वो फिर उसने आगे प्रूव किया। खैर अब आगे चलते हैं। अच्छा ये तो हो गया उसके मैक्सवेल की थ्योरी और ये सारी एप्लीकेशन वगैरह जो आपने बताई। सवाल तो हाँ हाँ बिल्कुल ही पता नहीं मेरे जहन से निकल गया कि मैथ में अल्टीमेट डिफिकल्टी क्या होती है। हाँ हाँ अल्टीमेट डिफिकल्टी बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एवरीथिंग व्हाट यू डू इज इन कॉम्प्लेक्स डोमेन, और हर वक्त दो फैक्टर साथ चल रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से आप बता रहे हैं उनके पूरा आयोटा वाले ही। आयोटा, बिल्कुल बिल्कुल आयोटा, मतलब एक साथ दो पैरामीटर्स पैरेलल में चल रहे होते हैं आपस में। तो ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी कभार बच्चे उकता जाते हैं उससे, कॉम्प्लेक्स नंबर देख के उसकी, क्योंकि देखे कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में आसान लगते हैं मगर जब आप उसकी कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी जो डिफिकल्टी लेवल मैथ्स में आती है वो एक हमारा कोर्स था मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। उसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ही चेंज कर देते हैं। अच्छा मतलब ये कि नॉर्मली हम क्या पढ़ रहे होते हैं, कार्टेशियन सिस्टम्स। हाँ हाँ अच्छा सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं। हाँ, उस कोर्स में इंट्रोडक्शन ऐसा होता है कि हमें पहले पढ़ाते हैं कि ये जो आप कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रहे हो इसी के साथ एक और सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है, उसको भी यूज किया जाता है एनालिसिस के लिए। और इसी तरीके से एक स्फेरिकल सिस्टम होता है, हाँ उसको भी यूज किया जाता है। तो वो कोर्स इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को यूज करता था। अब हमने तो एक्स वाई जेड कार्टेशियन सिस्टम किया था, बिल्कुल आसान होता था, बिल्कुल सिंपल। तो वो तो बहुत सिंपल होता था कार्टेशियन सिस्टम, मगर जैसे सिलेंड्रिकल आया पैरामीटर्स तब्दील हो गए और सिलेंड्रिकल स्फेरिकल आया तो पैरामीटर तब्दील हो गए। और फिर ये कोर्स ऐसा था, हर चीज को सोचने के लिए अपने दिमाग के अल्टीमेट इमेजिनेशन पावर चाहिए थी।
डायमेंशन आप लोगों ने भी पढ़ी होगी मतलब ये थोड़ा हमने सा, भी पढ़ा, हमारी मगर मैकेनिक्स में हमारा मगर पूरा कोर्स में यही नहीं, चलता हमारे रहा। 3-4 कोर्स इसी पे डिपेंड, बल्कि 5-6। अगली चीज पे बढ़ते हैं कि जैसे आपने फोरियर्स लॉ ये सारी चीजें बताई, तो उसमें एक तो ये कि मैक्सिमम मैथ्स की हाइट क्या होती है, दूसरा ये कि फिजिक्स की हाइट क्या होती है, सही है। और तीसरा ये कि आपके उसके अंदर न्यूटोनियन फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों मिक्स्ड होती हैं, या मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादा होती है, न्यूटोनियन कम होती है, किस हिसाब से होती है। और एक और चीज़ ये कि आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा था? इसमें जो अल्टीमेट डिफिकल्टी जो मैंने पढ़ी उसमें तो ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, और इसके ऊपर जो मैथ अप्लाई करते थे वही सबसे डिफिकल्ट होती थी। सही है। एक और हमारा कोर्स था सिग्नल एंड सिस्टम्स, उसमें भी मुश्किल होती थी जब इंटीग्रेशन हम करते थे ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो वो बहुत मुश्किल होता था। हमारी जो किताब थी ना उसमें ऑथर क्या करता था कि उसने सवाल लिखा, एग्जाम्पल लिखी और सवाल में सॉल्व करने लगा। बुक में तो आपको पता है एग्जाम्पल को वो सॉल्व करके दिखाते हैं, बाकी क्वेश्चन बच्चों के लिए होता है करने के लिए। उस ऑथर ने क्या किया कि एग्जाम्पल लिखी और लिखा कि आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन वी गेट द रिजल्ट। खत्म, सवाल खत्म। अब बच्चे परेशान, यार ये इंटीग्रेशन से जवाब कैसे आएगा। उसने तो बस लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन लिख के तो छुट्टी कर दी। अब वो किताब वाला भी जो ना जिसको लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन लिख रहा है वो प्रैक्टिकली करना कितना मुश्किल होगा। तो वो भी काफी डिफिकल्टी थी, मगर तो आप लोगों ने किया कैसे फिर? कर लेते थे, मतलब बहुत दिमाग लगा के करना पड़ता था, बहुत कितना लॉन्ग ज्यादा। प्रोसेस होता है, मतलब ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, पता नहीं कितना लॉन्ग प्रोसेस। दो 2-2.5 पेज की इंटीग्रेशन होनी अच्छा। चाहिए, मगर ये कि उसमें कुछ ट्रिक्स होती है। मसला ये होता है कि हमें पहले वो कराते हैं ताकि हमारा दिमाग उसको बिल्कुल नीचे लेवल तक समझ जाए, हाँ, फिर उसमें ट्रिक्स पढ़ाते हैं। यार तुम सही। सिर्फ वेव फॉर्म को देख के कैसे बता सकते हो कि यार मुझे ये करने की जरूरत भी है नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा। तो उसमें ट्रिक्स भी होती है, ऐसी बात नहीं है। फिजिक्स का मैक्स लेवल नहीं बताया आपने। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है बेसिकली, और यही डिफिकल्टी हमारी सबसे इसमें ज्यादा है। इसके अलावा कुछ पढ़ना वो रेलेवेंस नहीं है उसकी इतनी। और दूसरी बात, जो दूसरी डोमेन है ना कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इमेज प्रोसेसिंग, या इसके अंदर जो ना लाइट के कॉन्सेप्ट्स भी इस्तेमाल होते हैं। लाइट और इसकी वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इन डिटेल और इन डेप्थ, मगर वो हमारा मेजर नहीं है इसलिए मैं उसको इतना। लाइटिंग कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं आप? हाँ, वो डोमेन अलग है, बेसिकली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। वो बेसिकली ये हम ये पढ़ते हैं ना कंप्यूटर कंप्यूटर के ऊपर जो कलर्स आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। हाँ जी। और हाँ, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत अलग फील्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मुझे आइडिया नहीं है, मेरा मेजर नहीं था ये, बिल्कुल भी। ऑप्टिक्स वगैरह। हाँ, ऑप्टिक्स एग्जैक्टली, ये भी तो इंजीनियर ही है माशाल्लाह से, इन्हें भी बहुत सारी बातें पता ही है। तो ऑप्टिक्स की फील्ड जो है ना वो उसमें होती है, मगर हमारी नहीं थी। अच्छा, आप ये बताएं, अब जाहिर है एक सेकंड ईयर का लड़का है, वो पता नहीं क्या क्या पढ़ के आता है, कि मतलब उसने ऑप्टिक्स भी पढ़ा हुआ होता है, उसने मॉडर्न फिजिक्स और ये क्लासिकल फिजिक्स और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो उसके हिसाब से बताएं वो जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आ गया, सही है, तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे रेलेवेंट हैं कि भाई ये वाला टॉपिक हमारे इससे रिलेटेड है, ये वाला टॉपिक इससे रिलेटेड है, इस तरह की मतलब हवाले से बताएंगे कौन कौन से, और इसके अलावा ये कि कौन कौन से मेन कोर्सेज होते हैं, हाँ। किस तरह से दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ता है चीज़ें वगैरह, ये सब बताएं। हमारे कोर्सेज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, जो इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या ए लेवल्स के अंदर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक उसमें चैप्टर होता है, उसमें एक चैप्टर मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड। ये 2 चैप्टर तकरीबन होते हैं। इसके अलावा एक चैप्टर वहाँ होता है इंस्ट्रूमेंटेशन का, जिसमें हम जितने भी मेजरमेंट्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो पढ़ते हैं, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये चीज़ें भी इसमें आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, ये भी इसमें आता है। ये इसके और कौन सा वाला जो है, कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एक सब्जेक्ट का नाम बताएं ना, सब्जेक्ट का नाम जो इंजीनियरिंग में जो पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
नहीं वो तो सही है, लेकिन उसको मतलब कोई स्पेशल कोई नाम क्या खतरनाक किस्म का? वो हमारा एक कोर्स था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। हाँ ये नाम बताया ना आप, इस तरह से बताया। हाँ, उसमें ये हम यही चीजों को पढ़ते थे और उसके बिल्कुल मैथमेटिक्स में जाता था तकरीबन। सही है। इसके अलावा जो आखिरी है वो ऑप्टिक्स। ये भी इसकी एप्लीकेशन होती है कम्युनिकेशन सिस्टम्स के कुछ अंदर। पढ़ाते हैं? ऑप्टिक्स इंटरमीडिएट में होता है। नहीं इंटरमीडिएट में तो होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है। हमारा एक कोर्स था वैसे, उसमें इतना इन डेप्थ पढ़ाया नहीं था। थ्योरी कोर्स था सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम्स का। उसमें था हाँ, मगर जो टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ेगा ना, उसके लिए वो ऑप्टिक्स को वो करना। आजकल तो फाइबर के वो आ रहे हैं स्पेस से। फाइबर क्या चीज है? बेसिकली फाइबर क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रही है एट द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ तो इतनी मतलब ऑप्टिक्स, फिर तो ऑप्टिक्स ही आ गए वो सारे। मतलब बहुत सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। हम्म। तो ये बात है इसमें। और जैसे आपने पूछा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे कोर्सेज हैं, वो किस तरीके से बंदा उसमें प्रोग्रेस करता है साल ब साल, तो इसका भी बहुत आसान से ये तरीका है कि जिस वक्त जो कोर्स पढ़ा रहा है टीचर, उसको उसी वक्त तमीज से पढ़ लो। और यूनिवर्सिटी वालों ने जब जिस तरीके से आपका करिकुलम डिजाइन किया है, उसमें कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ उसके अंदर गैप्स होते हैं। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम नहीं होता, मगर नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखें। मगर जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके होते हैं, फिर आपको वो गैप्स आइडेंटिफाई होते हैं। वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको नहीं हो सकता, फाइनल ईयर पहुंच के आपको उसका अंदाजा होता है कि यार ये गैप्स थे, अगर ये कोर्स इस जगह होता और ये कोर्स इस जगह होता, इस ईयर में होता, तो फायदा हो सकता था। तो मगर अप्रोक्सीमेटली मैं वही कहूंगा कि जो कोर्स जिस वक्त पढ़ाया जा रहा है वो सही होता, मतलब काम निकल जाता है। अच्छा वो फर्स्ट ईयर मतलब जो लड़के आते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, उनको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वो होता है यार, ये जो पढ़ा रहे हैं ना ये यार, ये इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं होता यार, मतलब सिर्फ 5% अप्लाई होता है, ये होता है वो होता है, और है ना मतलब सही से बना हुआ नहीं है। प्रोफेसर जो है बहुत पुराने पुराने वो ना तो उसमें वो यही होता है कि भाई असल में बात ये है कि आप अगर आपको अगर कोर्स डिजाइन करने के लिए बिठा दिया जाए, तो आप जो कोर्स डिजाइन करेंगे ना, उससे 1000 गुना बेहतर वो कोर्स है जो कि प्रोफेसर ने डिजाइन किया हुआ है। हर चीज तरक्की में तो लम्हा ब लम्हा आगे जाती है, लेकिन वो एटलीस्ट आप जो डिजाइन करोगे ना, उससे 1000 गुना बेहतर है आपके लिए। ये चीज है। और दूसरी चीज ये भी होती है कि हर बंदा एक मतलब उसको बुनियादें उसकी मजबूत होनी चाहिए। अगर उसकी बुनियादें हिली हुई है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। और ये हर चीज एक दूसरी चीज से रिलेटेड होती है। अगर आप एक कोर्स नहीं पढ़ोगे, हो सकता है आपको आप आगे जाके कोई काम करो, उसका प्री जो होगा, हाँ 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 प्री रिक्विजिट, हाँ, तो हो सकता है आगे जाके आप जो काम करो उससे रिलेटेड ना हो, लेकिन जो उसको सॉल्व करने के लिए उसको उसमें जो आपके जो क्या कहें, आपको सॉल्व करने के लिए जो आपके दिमाग की जो वायरिंग होती है, जो मैथ्स लेवल होता है, डिफिकल्टीज होती है, अप्रोच जो होती है, हाँ सही यार सही लफ्ज होगा, अप्रोच जो होती है वो आपकी बनती है, बुनियाद जो होती है ना वो बनती है। तो जो अप्रोच अगर आपकी सही होगी ना, तो फिर आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, भले से वो उस चीज से रिलेटेड ना हो। तो वो इंजीनियरिंग अप्रोच होता है और इंजीनियरिंग माइंडसेट होता है, वो डेवलप करने के लिए वो कोर्स पढ़ना आपको जरूरी होता है। इसको क्या कहते हैं, हमारे सर कहते हैं इंजीनियरिंग सेंस। इंजीनियरिंग सेंस तो वो डेवलप करने के लिए जो है वो कोर्स पढ़ा जाता है। खैर अच्छा। बात तो हाँ हाँ जैसे आपने बात शुरू की थी कि बच्चों को ये लग रहा होता है कि यार ये तो पढ़ाया इधर ये जा रहा है, फील्ड के अंदर ऐसा है नहीं। वो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो उन्हें कोई बड़ा बता देता है और उसको वो पट्टी पढ़ा देता है कि यार ये तो कोर्सेज में ये पढ़ा था और इधर बिल्कुल फील्ड अलग चीज है। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि देखिए, जिस तरीके से दुनिया आगे जाती जा रही है ना, थ्योरी और एप्लीकेशन का गैप बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्री के अंदर जो सिस्टम्स है ना, वो एडवांस पे एडवांस होते चले जा रहे हैं। मगर एक बच्चा जो अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वो 60 साल पहले भी ABCD से स्टार्ट कर रहा था, आज भी ABCD से स्टार्ट कर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 100 साल से वही है, मगर जो एंडिंग पॉइंट है वो आगे जा चुका है। इसलिए आज से 40 साल पहले जो इंजीनियर निकलता था, उसके लिए गैप्स बहुत कम होते थे मार्केट के अंदर। मैं आज जो इंजीनियर निकल रहा है मार्केट के अंदर जा रहा है, वो जो पढ़ के आया है और वो जो मार्केट के अंदर सिस्टम्स लगे हुए हैं, इंडस्ट्री के अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, वो उसमें गैप बढ़ गया। वो पढ़ के तो वही आ रहा है जो 40 साल पहले बंदा पढ़ के आ रहा था, मगर जो 40 साल पहले जो इंडस्ट्री में सिस्टम्स, अब वो तो नहीं रहे, उससे बहुत आगे चले गए। तो ये गैप थोड़ा सा विद टाइम क्रिएट होता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में हर जगह है, मगर बाहर की जो यूनिवर्सिटीज है उनमें ये फायदा है कि वो इस गैप को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट ट्रेनिंग से, डिफरेंट प्रोग्राम्स से। तो ये गैप तो विद टाइम बढ़ेगा।
अब एआई किसी भी लेवल के ऊपर चली जाए, मगर बच्चों को प्रोग्रामिंग वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। एक जो नया बच्चा है ना, ऐसे ही उसको वही पहले इंग्लिश सीखेगा, इंग्लिश के बाद वो प्रोग्रामिंग सीखेगा, प्रोग्रामिंग के बाद वो डाटा स्ट्रक्चर और वो सारी वही कहानी पढ़ के फिर, मगर पढ़ाई तो आगे पे आगे जा ही जा रही है। तो ये जो गैप है ना, ये विद टाइम बड़ा होता जा रहा है। तो ये बात है, ये गैप बढ़ रहा है। और दूसरी बात है कि जब आप इंजीनियर बन रहे हो, जब आपकी बेसिक्स ठीक होंगी, आपने सारे कोर्सेज मैथ्स के भी और थ्योरी के कोर्सेज सही पढ़े होंगे, फिर एप्लीकेशन के कोर्सेज भी सही पढ़े होंगे, तो बेसिकली इंजीनियर का काम ही यही है। इंजीनियर अगर ये कहे कि भाई थ्योरी अलग है और एप्लीकेशन अलग है, तो वो अपने मकसद को समझा ही नहीं। क्योंकि इंजीनियर का काम ही यही है कि थ्योरी और एप्लीकेशन के गैप को मिनिमाइज करना, उसके गैप को खत्म करना। बेसिकली व्हाट डज एन इंजीनियर डू, ही बेसिकली ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड एप्लीकेशन। ऐसे एग्जैक्टली यही बात। He bridges the gap between theory and application to meet different demands in the market. यही बात है। अब उसका काम ना सिर्फ थ्योरी है, ना सिर्फ एप्लीकेशन है। उसको अल्फाजों में डाल दिया। हाँ, मतलब थ्योरी और एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है वो। ऐसे ही अगर वो इसको नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है उसका कोई एरिया वीक है, या तो एप्लीकेशन का एरिया उस पे उसका इतना एक्सपोजर नहीं है, या थ्योरी में उसने कोई डंडी मारी हुई है, इसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। ऐसे ही। तो ये कि अब वो लेवल आ गया इंडस्ट्री के अंदर कि जॉब भी आती है ना, तो उसमें क्या कहते हैं कि आपका जो ना एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड हो। हाँ मतलब अभी आपको कुछ भी नहीं पता इंजीनियर बनने के बाद भी, अभी भी आपकी ट्रेनिंग होगी, दबा के रगड़ा लगेगा, उसके बाद आप सीखोगे, ताकि उस गैप को खत्म किया जा सके। और जो हमारे कंप्यूटर साइंस के जो दोस्त होते हैं, वो तो बताते हैं कि भाई ये तो ऐसी फील्ड है कंप्यूटर साइंस कि इसमें तो हर साल जो है ना कहानी तब्दील होती रहती है, इसके अंदर कोई नई चीज आ रही होती है। हमारे तो सिस्टम्स फिर भी ऐसे हैं कि 50-50 साल, 60-60 साल चल सकते हैं। इनके अंदर जो है ना जो रेट ऑफ चेंज है ना, वो बहुत फास्ट है। डिफरेंशियल में हाँ चल रहे हो। हाँ सही। हाँ, कंप्यूटर साइंस का तो खैर काफी मुश्किल है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज भी बहुत जल्दी 2-3 साल में लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। अभी तो लैंग्वेज ही खत्म होने वाली है। अजीब ही, मतलब खैर मुझे तो नहीं पता, मुझे इस तरह कमेंट्स नहीं करने चाहिए, कोई ऑफेंड ना हो। अच्छा सही। सही। तो ये है। चले अब क्लोजिंग सेशन के अंदर एक रैपिड फायर सेशन करते हैं। तो इसमें ये है कि आपको ना एक जवाब देना होगा, मैक्सिमम भी। अगर कोई ओपन एंडेड सवाल होगा तो एक लाइन का जवाब देना है बस, ठीक है। तो इसमें बताएं, एनालॉग और डिजिटल, डिजिटल, एसी और डीसी, 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 मल्टीमीटर और ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप। रजिस्टर, कलर कोड्स, लव देम और हेट देम, It's difficult to basically get the values out of color codes, so I hate them. मोस्ट सेटिस्फाइंग कंपोनेंट टू सोल्डर। वैसे आई थिंक ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के साथ ज्यादा रिलेवेंट होगा। ये आपने किया सोल्डर किया? Basically, I never did soldering. अच्छा। I had other group mates. सो आपने इलेक्ट्रिशियन पकड़े हुए थे। भाई वो भी प्रॉपर इंजीनियर थे, ऐसा नहीं है, मगर ये क्या है, हाँ सही सही। नहीं मैं मजाक कर रहा था। मोस्ट नहीं है, खैर हो गया। फेवरेट माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया, जिस पे काम किया वो आर्डिनो है ज्यादातर। सही। ESP पे नहीं है? STM32 है माइक्रो कंट्रोलर AVR का। सही। वो भी इस पे भी काम किया, मगर वो इतना। फेवरेट कौन सा है? आर्डिनो। आर्डिनो। सेट हो गया। अच्छा, सिमुलेशन और एक्चुअल सर्किट बिल्डिंग? सिमुलेशन। वन टूल यू कैन नॉट लिव विदाउट इन द लैब? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई। अच्छा, पावर सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स? पावर सिस्टम्स। मैटलैब और प्रोटियस? बेसिकली इट्स नॉट मैटलैब वर्सेस प्रोटियस, इट्स सिमुलिंक वर्सेस प्रोटियस। अच्छा सही है। एक ही बात है, मैटलैब सिमुलिंक। मैटलैब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, मैटलैब के अंदर ही आता है यार, खैर हो गई, इतना तो चलता है। मगर वहाँ लिखा होता है अलग है। अच्छा चलो। सिमुलिंक। अच्छा, यूनिवर्सिटी लैब या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट? इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। GPA या प्रैक्टिकल स्किल्स? प्रैक्टिकल स्किल। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं होगी तो कौन सी फील्ड स्टडी करेंगे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस? तो ऐसा कोई सवाल हो जिसके बारे में आपको आपसे आगे पूछता हूँ? नहीं, कुछ भी नहीं पूछते। अच्छा, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करती है, EV या AI? AI। अच्छा, कौन सी इन्वेंशन है जो आप बनाना चाहते हैं? ये मैं इन्वेंट करने के बाद बताऊंगा। वो आउट हो जाएगा, क्या होता है वो, ब्लूप्रिंट आउट हो जाएगा। इसकी out है। अच्छा, स्मार्ट ग्रिड्स और सोलर फार्म्स? स्मार्ट ग्रिड्स। बेसिकली दे आर बोथ इंटरकनेक्टेड, इट्स नॉट लाइक डिफरेंट एप्लीकेशन है, बट इट्स लाइक फुटबॉल के अंदर आप स्ट्राइकर को डिफेंडर से कंपेयर कर रहे हो। सही है। अच्छा,
अगर आपको फ्यूचर में इलॉन मस्क कहता है कि मार्स के लिए काम करो, तो आप मार्स के लिए ज्यादा काम करना पसंद करेंगे या जमीन के लिए? जमीन पे ही करूंगा जमीन भाई। पे। चलिए ठीक है, अब नमाज का टाइम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम।